हैती की सरकार ने बढ़ती गैंग हिंसा और राजधानी की मुख्य जेल पर घातक हमले के बीच आपातकाल और कर्फ्यू लगा दिया है। इस हमले में हजारों कैदी जेल से भागने में कामयाब रहे। सरकार ने हमें अपने भाइयों और बहनों से लड़ने के लिए हथियार दिए थे। अब हमने उनसे लड़ने के लिए उनके खिलाफ बंदूकें कर ली हैं, क्योंकि वे हमारे लिए कुछ नहीं करते। पिछले कुछ समय में हैती हिंसा की आग में झुलस रहा है। गैंग सड़कों पर कहर बरपा रहे हैं, जिससे लोग डर के साए में जी रहे हैं। अभी हाल ही में एक निडर गैंग ने पूरे देश में जेलों को तोड़कर और भी ज्यादा अफरा तफरी मचा दी है। हैती में सेना से 60 गुना ज्यादा गैंग हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कम जानकारी है अब तक। आइए आपको बताते हैं हैती के कुछ सबसे खतरनाक गैंगों के बारे में। G9 परिवार और सहयोगी। Barbecue is a 42-year-old former cop who has now turned gangster. He was fired from the Haiti National Police in 2018 after being named in a series of violent crimes. G9 परिवार और उनके साथियों का इतिहास हैती के राजनीतिक माहौल से जुड़ा हुआ है, जहां भ्रष्टाचार, हिंसा और गैंगों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जाता रहा है। यह सब जिमी चेरिजियर, जिसे बारबेक्यू के नाम से भी जाना जाता है, और उस समय के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस के बीच के रिश्ते से शुरू हुआ। बारबेक्यू, जो पहले एक पुलिस अधिकारी थे और गैर कानूनी हत्याओं के लिए बदनाम थे, उन्हें पुलिस बल से निकाल दिया गया था। लेकिन मोइस के साथ उनका संबंध यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बजाय बारबेक्यू और उनके डेल्मास 6 गैंग को कथित तौर पर मोइस प्रशासन से समर्थन मिलता रहा। इस समर्थन में पैसा, हथियार, पुलिस की वर्दी और यहां तक कि सरकारी गाड़ियां भी शामिल थीं। उस समय हैती एक बहुत बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था, पेट्रोल की कमी थी और हिंसा बढ़ रही थी। मोइस के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि वह लोगों के बीच बहुत अलोकप्रिय हो गए थे। इस उथल पुथल भरे माहौल में बारबेक्यू ने G9 गठबंधन बनाया, जो मोइस को मजबूत करने और गरीब इलाकों में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से था। बारबेक्यू ने वादा किया था कि G9 गठबंधन पोर्ट ओ एन प्रिंस में शांति लाएगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हुआ। लोगों का अपहरण बढ़ गया और G9 के अंदर ही झगड़े होने लगे, जिससे और हिंसा बढ़ गई। गठबंधन, जो शुरू में मोइस का समर्थन करने के लिए बनाया गया था, उसने राष्ट्रपति से दूरी बनाना शुरू कर दिया। जून 2021 में बारबेक्यू ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने मोइस की पार्टी हैतियन टेट काले पार्टी सहित राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर लोगों के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया। फिर जुलाई 2021 में एक चौंका देने वाली घटना हुई। सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त हत्यारों के एक समूह ने राष्ट्रपति मोइस की उनके घर में हत्या कर दी। G9 पहले ही कुछ हद तक मोइस से दूर हो चुका था और इस हत्या ने इस जटिल स्थिति को और भी उजागर कर दिया। G9 और पूरे हैती के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि देश और भी ज्यादा अस्थिर हो गया। अपने मुख्य राजनीतिक समर्थक के खोने से G9 पर कोई खास असर नहीं पड़ा। इसके बजाय बारबेक्यू और G9 से जुड़े गैंगों ने मोइस की मौत के बाद फैली अफरा तफरी का फायदा उठाया। उन्होंने अपने इलाके का विस्तार किया और हैती के सबसे बड़े तेल टर्मिनल वॉरेक्स सहित महत्वपूर्ण चीजों पर नियंत्रण कर लिया। हालांकि G9 का दबदबा बिना चुनौती के नहीं रहा। उनका सबसे बड़ा दुश्मन G-PEP, गैब्रियल जीन पियरे उर्फ टाई गैब्रियल द्वारा बनाया गया गैंगों का एक समूह G9 के प्रभाव का सामना करने के लिए सामने आया। दोनों गुटों ने पोर्ट ऑ प्रिंस के आसपास कई जगहों पर लड़ाई की, जिससे दुनिया के सबसे गंभीर मानवीय संकटों में से एक बन गया। नवंबर 2023 में इसका एंड्रिस, जिन्हें इसका के नाम से भी जाना जाता है, की मौत G9 के लिए एक बड़ा नुकसान थी। इसका का गठबंधन में बहुत प्रभाव था, शायद बारबेक्यू के प्रभाव को भी चुनौती दे रहा था। उनकी गैरमौजूदगी ने एक खालीपन पैदा कर दिया, जिससे संभवतः G9 के भीतर शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। G9 परिवार और सहयोगियों के मुखिया जिमी चेरिजियर हैं, जिन्हें बारबेक्यू के नाम से जाना जाता है। एक पूर्व पुलिस अधिकारी से गैंग लीडर बने बारबेक्यू हैती के आपराधिक माहौल में एक मुख्य व्यक्ति बन गए हैं। उनका डेल्मास 6 गैंग, जिसका वे नेतृत्व करते हैं, G9 महासंघ के भीतर सबसे ताकतवर गुटों में से एक है। बारबेक्यू का सत्ता में उदय पुलिस बल में उनके समय के दौरान शुरू हुआ, जहां उन्होंने गैरकानूनी हत्याओं में अपनी भागीदारी के लिए एक बदनाम प्रतिष्ठा प्राप्त की। हालांकि पुलिस बल से उनकी बर्खास्तगी उनके प्रभाव के अंत का प्रतीक नहीं थी। इसके बजाय उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे के प्रशासन से लगातार समर्थन मिलता रहा। इस समर्थन में पैसे, हथियार, पुलिस की वर्दी और यहां तक कि सरकारी गाड़ियां भी शामिल थीं। बारबेक्यू के नेतृत्व में डेल्मास 6 गैंग ने G9 गठबंधन के गठन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
गठबंधन में उनकी भागीदारी ने उन्हें अपने इलाके का विस्तार करने और अपने प्रभाव को बढ़ाने की अनुमति दी। बारबेक्यू का करिश्मा और रणनीतिक सोच G9 की छत्रछाया में अन्य गैंग को एकजुट करने में महत्वपूर्ण रही है। G9 महासंघ के भीतर अन्य प्रमुख नेताओं में बाज क्रैचडिफ गैंग के जेम्स अलेक्जेंडर, जिन्हें सोनसन के नाम से भी जाना जाता है, शामिल है। सोनसन के गैंग ने हिंसक झड़पों और आपराधिक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता के लिए ख्याति अर्जित की है। बाज पिलेट गैंग के एजकील अलेक्जेंड्रे उर्फ G9 के भीतर एक और प्रमुख नेता थे। हालांकि जी वर्तमान में जेल में है, जिसका महासंघ के भीतर की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ा है। क्राइस्ट रॉय चेरी, जिन्हें क्रिसेला के नाम से भी जाना जाता है, नानटी बवा गैंग का नेतृत्व करते हैं, जबकि अल्बर्ट स्टीवेंसन उर्फ जॉमा अपने जेल जाने से पहले साइमन पेले गैंग के नेता थे। किंग मिकानो के नाम से जाने जाने वाले मिकानोर अल्टिस वॉफ जेरेमी गैंग का नेतृत्व करते हैं और मतियास सेंटिल नान बोस्टन गैंग के भीतर एक प्रमुख व्यक्ति हैं। सर्ज एलेक्टिस, जिन्हें टी जूनियर के नाम से भी जाना जाता था, G9 के अंदर बाज नान चैबन गिरोह के एक नेता थे, लेकिन 2022 में टी जूनियर की एक दुखद घटना में मृत्यु हो गई। इसका एंड्रिस उर्फ इसका G9 के अंदर एक और प्रभावशाली नेता थे। नवंबर 2023 में उनकी मृत्यु फेडरेशन के लिए एक बड़ी क्षति थी, क्योंकि इसका के पास काफी ताकत थी, शायद बारबेक्यू की ताकत को भी चुनौती देने वाली। G9 का नेतृत्व ढांचा जटिल है। हर नेता अपने अपने गिरोह को संभालता है और फेडरेशन के पूरे काम में योगदान देता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि G9 एक पूरी तरह से एक जैसी इकाई नहीं है। यह अलग अलग लक्ष्यों और इतिहास वाले अलग अलग गिरोहों से बना है। ये मतभेद कभी कभी फिर से उभर आते हैं और महासंघ के अंदर ही लड़ाई पैदा करते हैं। G9 परिवार और सहयोगियों के भीतर नेतृत्व महासंघ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G9 परिवार और सहयोगियों ने हैती की राजधानी पोर्ट ओवेन प्रिंस के बीच में एक मजबूत उपस्थिति बनाई है। महासंघ के अंदर अलग अलग सदस्य गिरोह अलग अलग मोहल्लों को नियंत्रित करते हैं। हर कोई G9 के पूरे प्रभाव और क्षेत्रीय पहुंच में योगदान देता है। G9 के लिए मुख्य गढ़ों में से एक डेल्मस जिला है, खासकर डेल्मस 6, जो बारबेक्यू और उसके डेल्मस 6 गिरोह के लिए घर के रूप में काम करता है। डेल्मस 6 लंबे समय से G9 के साथ जुड़ा हुआ है और उसने महासंघ के गठन और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पड़ोस का रणनीतिक स्थान और बुनियादी ढांचा इसे G9 के कामों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। पोर्ट ओवेन प्रिंस का एक और जिला सिटे सोलेई G9 के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। सिटे सोलेई के भीतर वॉफ जेरेमी पड़ोस हाल के वर्षों में समूह के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। रेजो नॉर्डवेस्ट की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार वॉफ जेरेमी ने G9 की बढ़ती उपस्थिति देखी है, जिससे क्षेत्र में उनका प्रभाव मजबूत हुआ है। सिटे सोलेई के भीतर एक और पड़ोस बेलेकू भी G9 के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है, जो इसका एंड्रिस उर्फ इसका के असामयिक निधन से पहले उनके आधार के रूप में कार्य करता था। G9 की क्षेत्रीय पहुंच डेल्मस और सिटे सोलेई से आगे तक फैली हुई है। परंपरागत रूप से पोर्ट ओवेन प्रिंस के अन्य जिलों में भी उनके गढ़ रहे हैं। क्राइस्ट रॉय चेरी के नेतृत्व में नानटी बुआ गिरोह नानटी बुआ पड़ोस में काम करता है, जो मध्य पोर्ट ओवेन प्रिंस में G9 की उपस्थिति में योगदान देता है। मतियास सेंटिल के नेतृत्व में नान बोस्टन गिरोह भी नान बोस्टन पड़ोस के भीतर G9 के कामों में भूमिका निभाता है, जबकि G9 का क्षेत्रीय नियंत्रण हैती के गिरोह संघर्ष के हमेशा बदलते स्वभाव के अधीन है। इन प्रमुख मोहल्लों में उनकी उपस्थिति ने उन्हें प्रभाव डालने और अपने कामों का विस्तार करने की अनुमति दी है। ये पड़ोस ठिकानों और गढ़ों के रूप में काम करते हैं, जहां से G9 अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है, जिसमें जबरन वसूली, अपहरण और सार्वजनिक सेवाओं पर नियंत्रण शामिल है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि G9 का क्षेत्रीय नियंत्रण पूर्ण नहीं है और उन्हें प्रतिद्वंद्वी गिरोहों और गठबंधनों से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वियों में से एक G-PEP है, जो G9 के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए गठित गिरोहों का एक संघ है। G9 और G-PEP के बीच झड़पें अक्सर विवादित क्षेत्रों में होती हैं, जो पोर्ट ओवेन प्रिंस में चल रही हिंसा और अस्थिरता में योगदान करती हैं। G-PEP The first objective of a fight is to ensure that Prime Minister Ariel Henry's government does not remain in power by any means. All of us, the armed groups in the provincial towns and the armed groups in the capital, are united today. पोर्ट ओ प्रिंस के सीटे सोलिल इलाके से शुरू होकर G-PEP एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है, जो दूसरे गैंग खासकर G9 के साथ खूनी संघर्षों में शामिल है। इन गैंग द्वारा फैलाई गई हिंसा ने हैती को हिंसा के एक बुरे दौर में धकेल दिया है,
जहां अब लगभग 90% राजधानी पर गैंग का कब्जा है। जी-पेप विपक्षी पार्टियों से जुड़ा एक गैंग का समूह सीटे सोलिल उपनगर में G9 गैंग के खिलाफ एक ताकत के रूप में उभरा। जीन पियरे गैब्रियल के नेतृत्व में, जिन्हें टी गैब्रियल के नाम से भी जाना जाता है, जी-पीप की शुरुआत एक दूसरे की नकल करने वाले हथियारबंद आपराधिक समूहों के एक महासंघ के रूप में हुई थी। उनका मुख्य लक्ष्य G9 के दबदबे को चुनौती देना और आतंक का अपना राज्य स्थापित करना था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जी-पेप विपक्ष से जुड़ा है, वहीं अन्य का आरोप है कि इस समूह को एक जाने माने हाइटियन व्यवसायी द्वारा पैसा और समर्थन दिया जाता है। इन संबंधों ने निश्चित रूप से सत्ता में उनके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2020 में अपने गठन के बाद से जी-पीप सीटे सोलिल में G9 से जुड़े गैंग के साथ, खासकर ब्रुकलिन पड़ोस में भयंकर लड़ाई में लगा हुआ है। यह संघर्ष 2022 में और बढ़ गया जब G9 ने जी-पेप को ब्रुकलिन में उनके गढ़ से हटाने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप हुए संघर्ष में 50 लोगों की जान चली गई, जो इन गैंग की अत्यधिक हिंसा और क्रूरता को दिखाता है। जैसे जैसे जी-पेप अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, इसने अन्य गैंग को अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। ऐसा ही एक गैंग कुख्यात 400 मावोजो है, जिसके बारे में आरोप है कि वह अपने नेता के अमेरिका प्रत्यर्पण के बाद जी-पेप के साथ सेना में शामिल हो गया। इन रणनीतिक गठबंधनों को राजधानी से हैती के अन्य क्षेत्रों में जी-पेप के विस्तार की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जाता है। हैती में सबसे खतरनाक गैंग में से एक जी-पीप द्वारा किए गए आतंक के कारण देश और उसके लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। यह हिस्सा आम लोगों पर उनके कार्यों के प्रभाव और हैती के लिए व्यापक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करेगा। पूरे देश में प्रतिद्वंद्वी गैंग के बीच हिंसक टकराव तेजी से बढ़े हैं, जिसके आम लोगों के लिए गंभीर परिणाम हुए हैं। सीटे सोलिल, डेलमास, क्रॉक्स डेस बुकेट्स के इलाके और मार्टसेंट और बेल एयर के पड़ोस गैंग हिंसा के केंद्र बन गए हैं। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप न केवल कई मौतें और चोटें आई हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हुआ है, जिससे अनगिनत परिवार बेघर और असुरक्षित हो गए हैं। दुख की बात है कि गैंग के बीच होने वाली ये हिंसक झड़पें अक्सर आम लोगों की जानबूझकर हत्या को छिपाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के लिए 1 अप्रैल 2021 को बेल एयर में हुए नरसंहार के लिए शुरू में गैंग के बीच के झगड़े को जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन इसे राजनीतिक भी कहा गया है। ऐसी घटनाएं इन गैंग की क्रूरता और निर्दोष लोगों की जान की परवाह न करने को दिखाती हैं। हिंसा के नतीजे सिर्फ जान माल के नुकसान तक ही सीमित नहीं हैं। तबाड़ जैसे पूरे मोहल्ले हिंसा की वजह से बाहरी दुनिया से कट गए हैं। इस अलगाव के कारण बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें खाने, पानी या साफ सफाई की कोई सुविधा नहीं है। हैजा का प्रकोप और अकाल जैसी स्थिति देखी गई है, जिससे प्रभावित लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जी-पेप और अन्य गैंग के कारण हुई अफरा तफरी और असुरक्षा ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर किया है, जिसमें लाखों हाइटियन सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में देश छोड़कर भाग गए हैं। इस सामूहिक पलायन का हैती के समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। जी-पीप के कार्यों के विनाशकारी परिणामों ने हैती को निराशा की स्थिति में छोड़ दिया है। अस्पताल और स्कूल बंद हो गए हैं, प्रमुख राहत एजेंसियां वापस चली गई हैं और सरकार का बिखराव साफ दिख रहा है। अराजकता की ओर बढ़ता यह दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे आम लोग हिंसा और अस्थिरता का खामियाजा भुगत रहे हैं। हैती में जी-पीप और अन्य खतरनाक गैंग द्वारा फैलाई गई हिंसा के भयानक दौर ने देश पर उनकी पकड़ को तोड़ने के लिए तुरंत मदद की गुहार लगाई है। यह भाग अंतरिम सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपीलों के साथ साथ हैती के लिए अनिश्चित भविष्य की जांच करेगा। कार्यवाहक प्रधानमंत्री एरियल हेनरी ने देश में दखल देने और व्यवस्था बहाल करने के लिए बार बार एक बहुराष्ट्रीय बल का आह्वान किया है। हालांकि आज तक ऐसी कोई तैनाती नहीं हुई है, जिससे लोग पूरी तरह से हताश हो गए हैं। एक मजबूत सुरक्षा की कमी ने लोगों को खुद ही कानून हाथ में लेने के लिए प्रेरित किया है, जिसमें संदिग्ध गैंग के सदस्यों को पकड़कर बेरहमी से मार दिया जा रहा है। इसके जवाब में गैंग ने निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है, जिससे हिंसा और असुरक्षा और बढ़ गई है। कार्यालय में कोई चुना हुआ अधिकारी नहीं होने और चुनाव कराने के लिए बहुत ज्यादा असुरक्षा होने के कारण हैती का लोकतंत्र ठप पड़ गया है। आबादी के बीच एकमात्र आम सहमति यह है कि अराजकता की ओर बढ़ता यह दौर जारी रहेगा, जिसकी भारी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोग अपने जीवन को 24 घंटे का नवीकरणीय बताते हैं, जो हर समय आवारा गोलियों और हिंसा के डर में जी रहे हैं। हैती में संकट के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया सीमित रही है। प्रमुख राहत एजेंसियां बाहर निकल रही हैं और कोई बहुराष्ट्रीय बल तैनात नहीं किया गया है।
मदद की कमी ने देश को निराशा की स्थिति में छोड़ दिया है। अस्पतालों और स्कूलों को बंद कर दिया गया है और लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। इस निष्क्रियता के परिणाम गंभीर हैं, क्योंकि हैती का पहले से ही कमजोर सामाजिक ताना-बाना और अर्थव्यवस्था लगातार टूट रही है। हैती का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। जीपैप जैसे गैंग द्वारा की गई हिंसा और अराजकता ने देश को बर्बादी की कगार पर धकेल दिया है, जिसका कोई स्पष्ट समाधान नहीं दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और इस संकट के मूल कारणों को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। हस्तक्षेप के बिना हैती के लिए स्थिरता और पुनर्प्राप्ति का रास्ता मुश्किल बना रहेगा। 400 मावोजो। Is this gunman in a Spider-Man mask behind the brazen kidnapping of 17 missionaries in Haiti? He's the leader of the country's most notorious gang known as 400 Mawozo. 400 मावोजो गैंग, जिसे 400 लंगड़े आदमी के नाम से भी जाना जाता है, हैती में सबसे खतरनाक आपराधिक संगठनों में से एक के रूप में बदनाम हो गया है। जोसेफ विल्सन उर्फ लामो सान जॉ के नेतृत्व में इस गैंग ने पोर्ट ऑ प्रिंस के उत्तर में एक महत्वपूर्ण पड़ोस और आपराधिक केंद्र क्रॉइक्स डेस बोक्विट्स, साथ ही हैती के अन्य हिस्सों में अपनी ताकत को मजबूत किया है। अपराध के प्रति उनके नए तरीके और व्यापक नेटवर्क ने उन्हें विशेषज्ञों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना दिया है। 400 मावोजो गैंग का इतिहास रहस्य और साजिश में डूबा हुआ है। 2019 से पहले इस आपराधिक संगठन के बारे में बहुत कम जानकारी थी, जब हैती में 400 मावोजो गैंग से जुड़े गैंग के झगड़ों की खबरें सामने आने लगीं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि समूह वास्तव में 2016 में बना था। तब से गैंग का काफी विस्तार हुआ है और देश में विशेषज्ञों और अधिकारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। एक सुरक्षा विश्लेषक के अनुसार 400 मावोजो गैंग 2018 से लगातार आकार और प्रभाव में बढ़ रहा है। जबकि उनके तेजी से विस्तार के सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, ऐसा माना जाता है कि गैंग की नई तरकीबें और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता ने उनकी ताकत में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैंग विशेषज्ञ लगातार 400 मावोजो गैंग को हैती में सबसे चिंताजनक आपराधिक संगठनों में से एक बताते हैं। जो चीज उन्हें देश के अन्य गैंग से अलग करती है, वह है अपराध के प्रति उनका अनोखा तरीका। हालांकि उनके पास हैती में आपराधिक समूहों की कई सामान्य विशेषताएं हैं, जैसे कि उच्च शक्ति वाले हथियारों तक पहुंच, आपराधिक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना और राजनीतिक संबंध, 400 मावोजो गैंग अपने नए तरीकों के लिए अलग दिखता है। 400 मावोजो गैंग द्वारा नियोजित सबसे उल्लेखनीय रणनीति में से एक है, जिसे एक्सप्रेस अपहरण के रूप में जाना जाता है। इस तरीके में मुख्य सड़कों पर या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लोगों को निशाना बनाने के लिए मोटरसाइकिल पर सशस्त्र पुरुषों के छोटे समूहों को भेजना शामिल है। पीड़ितों का जल्दी से अपहरण कर लिया जाता है और कुछ दिनों तक बंदी बना लिया जाता है, जब तक कि अपेक्षाकृत कम फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता है। अपहरण का यह मॉडल बहुत अधिक पैसे की मांग करने के बजाय ज्यादा लोगों को पकड़ने पर आधारित है, जिससे गैंग बड़ी संख्या में अपहरण कर सकता है और लगातार पैसा कमा सकता है। 400 मावोजो गैंग द्वारा देश में बड़े स्तर पर एक्सप्रेस अपहरण का उपयोग उनकी अनुकूलन और नई चीजें करने की क्षमता का प्रमाण है। इस तरीके ने उन्हें आतंक का राज्य स्थापित करने और हाइटियन आबादी में डर पैदा करने की अनुमति दी है। उनके कार्यों ने न केवल व्यक्तियों को प्रभावित किया है, बल्कि देश में समग्र सुरक्षा स्थिति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। हालांकि 400 मावोजो गैंग की सटीक नेतृत्व संरचना पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। जोसेफ विल्सन उर्फ लामो सान जॉ को व्यापक रूप से गैंग के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त है। लामो सान जॉ, जिसका अर्थ है मृत्यु का कोई नियत समय नहीं है, एक वांछित व्यक्ति है जिस पर हत्या का प्रयास, अपहरण और वाहन चोरी के आरोप हैं। गैंग पर उनके नेतृत्व और प्रभाव ने सत्ता में उनके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 400 मावोजो गैंग का दूसरा कमांडर जर्मेन जोली है, जिसका उपनाम योयोन है। जोली को 2018 में अपहरण, बलात्कार, सशस्त्र डकैती, हत्या, एक बंदूक के अवैध कब्जे और 20 लोगों की हानि के लिए आपराधिक संगति सहित कई अपराधों के आरोपी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। गैंग के भीतर एक अन्य महत्वपूर्ण लेफ्टिनेंट गैस्पियस था, जो नवंबर 2021 में अधिकारियों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। पोर्ट ऑ प्रिंस के बाहरी इलाके में बिखरे 1000 से अधिक सदस्यों के साथ कहा जाता है कि 400 मावोजो गैंग के पास संभावित युवाओं की एक प्रतीक्षा सूची भी है, जो उनके रैंक में शामिल होना चाहते हैं। ये नए सदस्यों को आकर्षित करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए गैंग की क्षमता को उजागर करता है।
गैंग में युवा लोगों की भर्ती न केवल उनके निरंतर विकास को सुनिश्चित करती है, बल्कि हैती में हिंसा और अपराध के चक्र को भी कायम रखती है। 400 मावोजो गैंग की आपराधिक गतिविधियां व्यापक और खतरनाक दोनों हैं। हालांकि उनकी कुख्याति सामूहिक अपहरण में उनकी संलिप्तता से उपजी है, उनका आपराधिक प्रदर्शन इससे कहीं आगे तक फैला हुआ है। गैंग कई तरह की अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार रहा है, जिन्होंने हैती की आबादी पर कहर बरपाया है। 400 मावोजो गैंग से जुड़ी एक सबसे चर्चित घटना अक्टूबर 2021 में 17 अमेरिकी और कनाडाई नागरिकों का अपहरण था, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। शुरू में ऐसा लगा कि पीड़ित अपने बंधकों से बच निकलने में कामयाब रहे, लेकिन नई जानकारी से पता चलता है कि एक रहस्यमय दानदाता द्वारा प्रति व्यक्ति $10 लाख की बड़ी रकम फिरौती में देने के बाद उन्हें वास्तव में रिहा कर दिया गया था। इस घटना ने न केवल गैंग की दुस्साहस को उजागर किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने की उनकी क्षमता को भी उजागर किया। धार्मिक समूह भी 400 मावोजो गैंग का शिकार हुए हैं। पिछले साल अप्रैल में 2 फ्रांसीसी नागरिकों सहित 7 पादरी सदस्यों का अपहरण कर लिया गया था, जिसमें गैंग ने उनकी रिहाई के लिए $1 मिलियन की फिरौती की मांग की थी। सौभाग्य से वे सभी 1 हफ्ते बाद रिहा हो गए, लेकिन फिरौती के भुगतान के आसपास के विवरण अज्ञात हैं। ये घटनाएं गैंग की किसी को भी उनकी पृष्ठभूमि या राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना निशाना बनाने की इच्छा को प्रदर्शित करती है। हालांकि धार्मिक समूह 400 मावोजो गैंग के अकेले शिकार नहीं हैं। हैती के मानवाधिकार विश्लेषण और अनुसंधान केंद्र के अनुसार गैंग डोमिनिकन गणराज्य के साथ सीमा पर व्यवसायों से जबरन वसूली, ट्रकों के अपहरण और अन्य प्रकार की अवैध तस्करी में भी माहिर है। इन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता से न केवल गैंग को महत्वपूर्ण लाभ होता है, बल्कि क्षेत्र के समग्र अस्थिरता में भी योगदान होता है। 400 मावोजो गैंग की भौगोलिक पहुंच मुख्य रूप से पोर्ट ऑ प्रिंस के महानगरीय क्षेत्र के बाहरी इलाके में स्थित क्रोइक्स डेस बोकवेट्स की नगरपालिका में केंद्रित है। हालांकि उनकी उपस्थिति गांथियर, थॉमसस्यू और फोन्स वेरेटेस की नगरपालिकाओं में भी दर्ज की गई है। ये क्षेत्र गैंग के लिए अपने आपराधिक कार्यों को अंजाम देने और अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए रणनीतिक ठिकानों के रूप में काम करते हैं। हाल के दिनों में 400 मावोजो गैंग ने कनान में एक स्थायी उपस्थिति स्थापित की है, जो क्रोइक्स डेस बोकवेट्स का एक उपनगर है, जो द्वीप के उत्तर में एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करता है। यह कदम राजधानी को घेरकर पोर्ट ऑ प्रिंस के महानगरीय क्षेत्र के अन्य हिस्सों में अपनी आपराधिक गतिविधियों का विस्तार करने के उनके इरादे को दर्शाता है। गैंग की रणनीतिक स्थिति उन्हें प्रमुख परिवहन मार्गों पर नियंत्रण रखने की अनुमति देती है, जिससे वे माल और लोगों के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे उनकी शक्ति और मजबूत होती है। 400 मावोजो गैंग की उपस्थिति हैती की सीमाओं से भी आगे तक फैली हुई है। एक सुरक्षा विश्लेषक के अनुसार गैंग ने मालपास के सीमा बिंदु पर एक पैर जमा लिया है, जो डोमिनिकन गणराज्य के पार स्थित है। यह रणनीतिक स्थान उन्हें कई तरह की आपराधिक गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें प्रतिबंधित सामान, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी शामिल है। अवैध व्यापार में उनकी संलिप्तता से न केवल पर्याप्त लाभ होता है, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा होता है। हालांकि 400 मावोजो गैंग को किसी भी गठबंधन या प्रतिद्वंद्विता से स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ा गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पोर्ट ऑ प्रिंस में विलेज डी ड्यू गैंग को गोला बारूद की आपूर्ति की है। इसके अतिरिक्त कनान उपनगर में छोटे सशस्त्र समूहों ने संभवतः 400 मावोजो गैंग के साथ गठबंधन किया है, जो उनके विस्तार और प्रभाव में योगदान देता है। ग्रैंड रेवन और 5 सेकंड्स गैंग। In the morning and July 7th at night this year for 2006, people from La Métimoche and gangs of Tibois come in the morning and make everybody wake up and say that the day is fire. After they killed his brother, they shot in her direction. पोर्ट ऑ प्रिंस शहर के मार्टिसेंट इलाके में ग्रैंड रेवन और 5 सेकंड्स नाम के 2 गैंग का दबदबा है। इन गैंग में ज्यादातर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले नौजवान हैं। इनमें से कई लोग पहले निगरानी समूहों और फैनमी लवलेस से जुड़े संगठनों का हिस्सा थे। 2014 के बाद से सरकार और विपक्ष दोनों के कुछ सांसदों की मदद से इन गैंग ने अपहरण और गाड़ियों को लूटने जैसे अपराध करके बहुत पैसा इकट्ठा किया है। उन्होंने बेईमान पुलिस वालों और कारोबारियों से भी हाथ मिला लिया है। बदले में वे उनकी हिफाजत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैंग ज्यादातर मोटरसाइकिल टैक्सी स्टैंड और पोर्ट ऑ प्रिंस के दक्षिणी रास्ते पर कब्जा रखते हैं।
जो देश के 4 विभागों के लिए बहुत जरूरी है। 2014 के बाद से सरकार और विपक्ष दोनों के कुछ सांसदों की मदद से ग्रैंड रैविन और 5 सेकंड्स गैंग ताकतवर बन गए। उन्होंने देश में फैली गड़बड़ी और अस्थिरता का फायदा उठाने का मौका देखा और उसे भुनाया। उनके बुरे काम बहुत ही बेखौफ थे। अपहरण उनकी रोजी रोटी बन गया। वे अमीर व्यापारियों से लेकर आम लोगों तक हर किसी को अपना निशाना बनाते थे। वे अपने पीड़ितों को डराते धमकाते थे और उन्हें छोड़ने के लिए मोटी रकम मांगते थे। लेकिन यह तो बस एक झलक थी। ग्रैंड रैविन और 5 सेकंड्स गैंग की नजर और भी बड़े खजाने पर थी। उन्होंने माल से भरे ट्रकों को लूटना शुरू कर दिया। वे कीमती सामान चुरा लेते और उसे चोरी छिपे बेच देते। उनके इन गलत कामों में उन्हें कुछ पुलिस वालों की मदद भी मिलती थी, जो पैसे लेकर उनकी करतूतों पर पर्दा डालते थे। और यह यहीं खत्म नहीं हुआ। ये गैंग सिर्फ आवारा गुंडे नहीं थे, बल्कि होशियार धंधेबाज भी थे। उन्होंने बड़े बड़े कारोबारियों से साझेदारी की, जो उन्हें पैसा और सुरक्षा देते थे और बदले में मुनाफे में हिस्सा लेते थे। इस गठजोड़ से ग्रैंड रैविन और 5 सेकंड्स गैंग अपने काम को और बढ़ा पाए और अपनी ताकत को मजबूत कर पाए। उनकी ताकत सड़कों से कहीं आगे तक फैली थी। उन्होंने सोची समझी चाल चलते हुए मोटरसाइकिल टैक्सी स्टैंड पर कब्जा जमा लिया, इस धंधे को अपने हाथ में ले लिया और खूब पैसा कमाया। इसके अलावा उन्होंने पोर्ट ऑफ प्रिंस शहर के दक्षिणी रास्ते पर भी अपना नियंत्रण कर लिया, जो देश के 4 विभागों के लिए बहुत जरूरी है। ग्रैंड रैविन और 5 सेकंड्स गैंग अब एक ऐसी ताकत बन चुके थे जिससे सबको खौफ था। उन्होंने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया और सरकार को चुनौती देने लगे। निगरानी करने वाले गुटों से खतरनाक अपराधी बनने का उनका यह सफर हैरान करने वाला था। इस दौरान उन्होंने खूब पैसा और ताकत इकट्ठी की। राजधानी के दक्षिणी दरवाजे पर कब्जे को लेकर ग्रैंड रैविन और 5 सेकंड्स गैंग के बीच कारफोर के मारियानी इलाके में घमासान युद्ध छिड़ गया। इन दुश्मन गैंग की लड़ाई में सड़कें खून से लाल हो गईं और उनके पीछे तबाही और बर्बादी का मंजर रह गया। इसी दौरान पोर्ट ऑफ प्रिंस शहर के बीचों बीच मार्टिसेंट और कारफोर फ्यूल्स इलाके गैंग की गतिविधियों का अड्डा बन गए। ग्रैंड रैविन और 5 सेकंड्स गैंग ने अपना दबदबा बनाने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी, जिससे वहां के लोग हमेशा डर और अनिश्चितता में जीने को मजबूर हो गए। लेकिन उनका दायरा राजधानी से कहीं आगे तक फैला हुआ था। पेटियन विले और केन्सकॉफ के पूर्वी इलाकों में क्राजेबेरी नाम का गैंग, जो ग्रैंड रैविन और 5 सेकंड्स गैंग का साथी था, ने अपना प्रभाव बढ़ाया। ये गैंग लफिटो बंदरगाह, कारखानों वाले इलाकों और रोड एक जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों पर कब्जा करना चाहते थे, जो राजधानी को देश के उत्तरी हिस्से से जोड़ता है। राजधानी के उत्तर में स्थित नगर पालिकाएं भी इन गैंग के बढ़ते आतंक से अछूती नहीं रहीं। 5 सेकंड्स, टिटानियन और कनान गैंग ने महत्वपूर्ण सड़कों और आर्थिक केंद्रों पर कब्जा करने की कोशिश की, जिनमें लफिटो बंदरगाह और कारखानों वाले इलाके भी शामिल थे। सत्ता की उनकी भूख की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वे इस क्षेत्र पर अपना राज्य चलाना चाहते थे और इसके संसाधनों का फायदा उठाना चाहते थे। आर्टिबोनाइट विभाग में 2023 में गैंग से जुड़ी मौतों में पिछले साल के मुकाबले 70% की भारी बढ़ोतरी देखी गई। ग्रैंड ग्रिफ डे सावियन, कोकोराट सैन रास और 5 सेकंड्स जैसे गैंग के बीच खेती की जमीन और महत्वपूर्ण सड़कों पर कब्जे को लेकर भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में फंसे बेकसूर लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि कम स्तर पर ही सही, लेकिन हिंसा का असर दूसरे इलाकों में भी दिखाई दिया। केंद्र, ग्रैंड अंसे और नॉर्ड विभागों में कानून व्यवस्था बनाने वालों और गैंग की गतिविधियों को रोकने के लिए बने आत्मरक्षा समूहों के बीच झड़पें बढ़ती गईं। हालात बारूद के ढेर जैसे थे, जो कभी भी फट सकता था, क्योंकि लोग अपने समुदायों को बढ़ते अंधेरे से बचाने के लिए लड़ रहे थे। इस अफरा तफरी के बीच गैंग की लड़ाई और उनके इलाकों के विस्तार के कारण आम लोग सबसे ज्यादा निशाने पर रहे। हैरानी की बात यह है कि देश में गैंग से जुड़ी हिंसा के सभी मामलों में 53% हिंसा आम लोगों के खिलाफ थी। गैंग हिंसा का इस्तेमाल अपने कब्जे वाले या विवादित इलाकों में रहने वाले लोगों को अपने अधीन करने के लिए करते थे। अगर किसी पर भी दुश्मन गैंग से संबंध रखने या अपने गैंग के आदेश न मानने का शक होता, तो वह उनके गुस्से का शिकार बन जाता। फिरौती के लिए लोगों को अगवा करना इन गैंग का एक और हथियार बन गया। हालांकि 2022 के मुकाबले इसकी संख्या कुछ कम हुई। अपने परिवार वालों से जुदा हो जाने का डर लोगों के मन में घर कर गया था, क्योंकि वे इन बुरे अपराधों के शिकार होने के डर में जी रहे थे। 2023 में राजनेताओं पर हमले बढ़ने से हालात और भी खराब हो गए। सरकार के नुमाइंदे, जज, नेता और कार्यकर्ता इन बेरहम गैंग के निशाने पर आ गए। संदेश साफ था, कोई भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं था।
गैंग अब खुलकर अधिकारियों को धमकाने या उनकी आवाज दबाने के लिए उन पर हमला करने लगे थे, जिससे पूरे देश में खलबली मच गई। आम लोगों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और गैंग से निपटने में सरकार की नाकामी की वजह से लोगों ने खुद कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, जिससे हैती की सुरक्षा और भी खराब हो गई। 2023 में राजनीतिक हिंसा में इन लोगों द्वारा की गई हत्याएं 15% थीं। लोग निराश और इंसाफ के लिए बेताब थे, इसलिए उन्होंने अपने समुदायों को डराने धमकाने वाले गैंग के खिलाफ खुद ही कार्रवाई शुरू कर दी। देश भर में इस तरह की घटनाओं के बढ़ने से हिंसा का सिलसिला और भी तेज हो गया, क्योंकि गैंग ने और भी ज्यादा ताकत के साथ जवाबी हमले किए। हैती एक जंग का मैदान बन गया था, जिसमें बेकसूर लोगों की जानें जा रही थीं। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस तरह के और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए कार्ड पर क्लिक करें।